तेलंगाना में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। पार्टी के बाकी 12 अरकान असेंबली ने खुद को कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी होने का दावा करके सीएलपी को टीआरएस में जम करने की मांग की थी। इस सिलसिले में कांग्रेस के बाकी अरकान असेंबली ने आज तेलंगाना असेंबली स्पीकर पी श्रीनिवास से मुलाकात की। बाकी अरकान ने खुद को असल सीएलपी करार दिया और सीएलपी को टीआरएस में जम करने की मांग की। इस मीटिंग के बाद असेंबली स्पीकर ने उन अरकान असेंबली को टीआरएस के रुकन के तौर पर तस्लीम कर लिया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने दिसंबर में हुए असेंबली इंतखाबात में 19 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी और कांग्रेस अपोजिशन लीडर के ओहदे से महरूम हो गई है। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार कांग्रेस को जो है झटके लगते जा रहे हैं और अब जो है तेलंगाना से काफी बड़ा धक्का जो है कांग्रेस को लगा है, क्या कुछ तफसीलात है? मनोजा, ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस अभी लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीतने के बाद थोड़ा सा रिवाइव करने का उसको उम्मीद जगी ही थी कि तभी जो है ये आज एक तांदूर के विधायक हैं, उन्होंने जाके टीआरएस करने का ऐलान किया और उसके बाद जो है वो उनकी संख्या ऐसे जो बाकी विधायक हैं उनकी संख्या 12 हो गई और चूंकि उत्तम कुमार रेड्डी जो लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया असेंबली से, तो टोटल 19 विधायकों की जो संख्या थी कांग्रेस की वो घट के 18 हो गई और 18 में से 12 विधायक जो है वो कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने का उन्होंने ऐलान किया। दल निरोधक कानून है वो ये कहता है कि 2/3 जो मेजोरिटी होती है, यानी जितना भी स्ट्रेंथ है विधानसभा में उसकी 2/3 मेजोरिटी के विधायक अगर उस पार्टी के अगर उसमें शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं तो दल बदल निरोधक कानून उन पर लागू नहीं होता है। कांग्रेस ने आज वही किया, उसके जो 12 विधायक 18 में से 12 विधायक जो है वो शामिल होने का उन्होंने फैसला किया और इस सिलसिले में उन्होंने स्पीकर के सामने अनुरोध पत्र पेश किया। इसकी स्पीकर ने उसको स्वीकार कर लिया है और इस तरह से जाहिर कांग्रेस में उनका जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के जो मेंबर्स थे उनका टीआरएस लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर बन गए हैं, उनके लिए सीट अलॉटमेंट विधानसभा में हो गया है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। में पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई थी, 119 विधानसभा सीट में से सिर्फ 19 सीटों पर वो काबिज हो सकी थी और लेकिन अब इसमें से 12 विधायक जा चुके हैं और 1 सीट वो इसलिए कांग्रेस हाथ से चली गई क्योंकि उत्तम कुमार रेड्डी लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने असेंबली से इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह 6 सदस्य बचे हैं विधानसभा में और जो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट है वो भी अब कांग्रेस के हाथ से जाएगी। ये जाहिर तौर पर कांग्रेस के बड़ा सेटबैक है और उससे बाहर निकलने में उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल संजय, ऑपोजिशन लीडर की का जो ओहदा था वो भी कांग्रेस गंवा सकती है और इस सब के होते हुए जो अब कांग्रेस है क्या फिर से रिवाइव कर पाएगी खुद को? क्या मुस्तकबिल है कांग्रेस का? तो उनके होप है वो जाहिर तौर पर 3 जो लोकसभा की सीटें कांग्रेस हैं वो एक बड़ा उपलब्ध। अगर कांग्रेस तेलंगाना में एजिटेशन और फिर से सड़कों पर लौट के आती है और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको गंभीरता से उठाती है तो वो एक उम्मीद की किरण है। हालांकि विधानसभा में जो स्ट्रेंथ अब हो गई है, टीआरएस की स्ट्रेंथ 100 को क्रॉस कर उनकी आवाज कितने लेवल पे बुलंद होती है उस पर डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन अभी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर देखें बहुत अच्छा नहीं रहा था, निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। तेलंगाना में 3 सीटें जीत कर थोड़ा सा कांग्रेस को ये दम आया था कि वो किसी तरह से फिर से वापस आएगी और फिर से खड़ी होगी, लेकिन अभी ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तरह से 12 विधायकों का एक साथ टीआरएस में शामिल होना जाहिर तौर पर पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। वो कैसे इस पर रिवाइव करेगी और आगे क्या रणनीति होगी वो, लेकिन हमारी बात जो उत्तम कुमार तेलंगाना कांग्रेस के उन्होंने बताया कि ये इस मामले को वो कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल है हैदराबाद हाई कोर्ट में, उसमें ये बात को रखेंगे और उनका ये कहना है कि ये फैसला है स्पीकर का। कांग्रेस अपना ऐलान कर रहे थे तो
तो उसी के दौरान कांग्रेस की तरफ से स्पीकर को ये पत्र सौंपा जाता था कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, लेकिन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि स्पीकर ने उनके अनुरोध पर कभी विचार नहीं किया। यानी किसी भी विधायक को उसकी सदस्यता निरस्त करने के मामले को जब स्पीकर के सामने रखा गया तो स्पीकर ने उसे स्वीकार नहीं किया। और अब जब कांग्रेस के 12 विधायक एक साथ का ऐलान किया तो उसको स्पीकर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। एक तरह से उनका कहना है कि नेशन हुआ आपके साथ और इस मामले कोर्ट में रखेंगे और इसकी वैलिडिटी को चैलेंज करेंगे। और उनका कहना है कि ये इलीगल फैसला है, लेकिन अब अदालत उस पर क्या रुख लेती है ये आने वाले समय में बताएगा। जाहिर तौर पर कांग्रेस के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं अदालत का दरवाजा खटखटाने पर उतरने के अलावा। बेहद शुक्रिया संजय तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते मोदी हुकूमत 5 जुलाई को आम बजट पेश करने जा रही है। वजारत खजाना ने तमाम वजारतों से 7 जून तक अपनी बजट जरूरियात के बारे में मुतल्ला करने को कहा है। ज़राए के मुताबिक अबूरी बजट में किए गए ऐलानात के मुताबिक ही बजट मुख्तस किया जाएगा। बजट में नई स्कीमों के शुरू होने के ऐलान की तवक्का कम है। मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा आज भी एनआईए की अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने एक दिन की छूट दी है। कल हर हाल में साध्वी को पेश होना होगा। वाज़ेह है कि मालेगांव धमाका मामले में एनआईए की अदालत ने साध्वी प्रज्ञा को हर हफ्ते अदालत में पेश होने की हिदायत दी है। मालेगांव मामले में साध्वी अहम मुलजिम है। झारखंड के खादिमुल हुजाज को आज़मीन हज की खिदमत करने के मकसद से सऊदी अरब जाने पर रोक लगाने का मामला सामने आना है। मुंतखब खादिमुल हुजाज इस ताल्लुक से दावा कर रहे हैं कि जबकि रियासत हज कमेटी इस मामले से बेखबर है। एक रिपोर्ट। आइंदा सफर हज पर रवाना होने वाले झारखंड के तकरीबन 2200 आज़मीन हज की खिदमत के लिए 10 खादिमुल हुज्जाज के नामों का इंतखाब किया गया था। इन मुंतखब खादिमुल हुज्जाज को मरकजी हज कमेटी के जरिए ट्रेनिंग के मकसद से मुंबई बुलाया गया था। गुज़िश्ता 9 और 10 फरवरी को इन खादिमुल हुज्जाज को मरकजी हज कमेटी के दफ्तर में तरबियत दी गई थी, लेकिन अब इन्हें सऊदी अरब जाने से रोक दिया गया है। जी, हम लोग स्टेट हज कमेटी की तरफ से 10 आदमी का खादिमुल हुज्जाज के लिए सिलेक्शन हुआ था इस बार, और हम लोग को ट्रेनिंग के लिए मुंबई भी भेजा गया था। अब है कि सारा जगह से जो है सो कवर नंबर जारी हो गया है, सारा स्टेट में जारी कर दिया है। अब इनका कहना है कि हज कमेटी जो है सो पैसा नहीं दे रही है गवर्नमेंट, इसलिए जो है सो यहाँ से खादिमुल हुज्जाज जो है सो नहीं जा पाएंगे। वहीं इस ताल्लुक से रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी परवेज इब्राहिमी ने एतराफ़ किया कि खादिमुल हुज्जाज के पिछले 3 सालों का बकाया रकम रियासती हुकूमत के जरिए मरकजी हज कमेटी को फराहम नहीं किया गया है। साथ ही इन्होंने वाज़ेह किया कि खादिमुल हुज्जाज पर रोक लगाने के ताल्लुक से इन्हें जानकारी नहीं है। हम लोग सरकार से जो एनओसी लेते हैं वो एनओसी वगैरह पहले ही सब लेके जमा किए थे, उसके बाद सिलेक्शन किया गया है हमारा। अब इनकार किया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, इसलिए नहीं भेजा जाएगा। बकाया का जो सवाल है वो 15, 16, 17 का है बकाया, उससे इस साल 19 को कोई लेना देना नहीं है। वो बकाया की राशि उनको भेजने का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये जो खबर उन लोगों को मिल रही है कि कैंसिल कर दिया गया, फलां कर दिया गया, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है। अभी इस पर हम बात करेंगे ऑल इंडिया हज कमेटी से। झारखंड में फाल हज कमेटी की अदमौजूदगी से हाजियों के जरिए खादिमुल हुज्जाज की शिकायत मौसूल होती रही है, लेकिन इस बार खादिमुल हुज्जाज पर रोक लगाने का मामला सामने आया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। अजमेर दरगाह में हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के पीर और मुर्शिद का उर्स शरीफ शुरू हो गया है। दुनिया भर से ज़ायरीन अजमेर पहुंच रहे हैं। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का उर्स हर साल शवाल के महीने में ख्वाजा की दरगाह में मनाया जाता है। शवाल की 5 और 6 तारीख को उर्स का इनकाद होना है और ज़ायरीन के आने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। और ये मनाया जाता है यहाँ पर 6 दिन लगातार। इस मौके के ऊपर कल ईद के दौरान यहाँ पर जन्नती दरवाज़ा खोला गया था और वापस छठी शरीफ वाले दिन अंग्रेज़ी 10 जून को फिर जन्नती दरवाज़ा खोला जाएगा। तो उसके अंदर भी यहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ ज़ायरीन मौजूद होंगे। और ये हर साल का ये कि ख्वाजा साहब के दरबार में 6वें दिन गरीब नवाज के चाहने वाले ख्वाजा साहब के दरबार को घेरे रहते हैं। आंध्र प्रदेश की एक लड़की ने नीट इम्तिहान में 16वां रैंक हासिल करके अपने खानदान की 3 नस्लों के ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाया है।
कड़पा से ताल्लुक रखने वाली असरा कुरैशी ने नीट इम्तिहान में 720 में से 690 नंबरात हासिल करके मुल्क के अवलीन मेडिकल कॉलेजों में किसी एक में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसरा मुल्क का खवातीन टॉपर्स में तीसरे मकाम पर है। असरा के वालिद मामूली ताजिर हैं और असरा ने शहर हैदराबाद में हॉस्टल में रहकर 9वीं जमात से तालीम हासिल की है। बहुत खुशी हो रही है आज, तो मुझे ऑल इंडिया में 16th रैंक आया है, बहुत खुशी हो रही है। इसमें मेरे पेरेंट्स का और मेरे कॉलेज में मेरे टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मुझे। तो मेरे वालिदैन का ये सपना था और ये आज पूरा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। एग्ज़ाम के वक्त मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, पर इतना अच्छा रैंक एक्सपेक्ट नहीं किया था। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे और बेहतर रैंक दिलवाया। इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं कड़पा से हूँ, पर मुझे हैदराबाद में पढ़ना था और मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया बाहर पढ़ने। बहुत अल्लाह से बहुत खुशी हो रही है जो है हमारी लड़की का नीट में जो सक्सेस और 16th रैंक ऑल इंडिया का, और ओबीसी कैटेगरी में 2nd रैंक है और साउथ इंडिया में जो है 2nd है और एपी स्टेट में 1st रैंक है। मैं ये कहूँगा कि लड़का हो या लड़की, बच्चों को जो है अब इस वक्त हमें हमारे कौम के बच्चों को इल्म पे ज़्यादा तवज्जो दिलानी चाहिए, और जैसे हालात अभी आ रहे हैं तो हमें इस हालात से अगर झेलना है तो बच्चे इल्म में याफ्ता होनी चाहिए और हर शोबे में, हर मुनासिब शोबे में बच्चों को जो है इल्म दिलाना चाहिए। नीट में जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के चरसू कदलाबिल अवंतीपुरा के एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले कामरान इम्तियाज ने 630 नंबरात हासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की है। कामरान का कहना है कि जनूबी कश्मीर जैसे हसास इलाके में तालीम हासिल करना बड़ी मुश्किल बात है। न्यूज 18 नुमाइंदे सईद मंजूर के साथ बातचीत के दौरान कामरान ने कहा कि उन्हें हालात की वजह से हर वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कामरान ने कहा कि एक तालिब इल्म को खुद मेहनत करनी चाहिए। कामरान ने एक सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की है। कामरान 4 साल की उम्र में यतीम हो गया था। उसके वालिद एक हादसे का शिकार हुए थे। उसकी वालिदा और नाना ने मेहनत करके उसकी तालीम को आगे बढ़ाने में कलीदी रोल अदा किया है। कामरान की इस कामयाबी पर इलाके के नौजवानों में खुशी देखी जा रही है। नौजवानों का कहना है कि कामरान उनके लिए मशाल राह बन गए हैं। आम इंतखाबात के बाद भी मगरबी बंगाल में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी के वर्करों के एक दूसरे पर हमले जारी है। ममता बनर्जी और बीजेपी का कोई भी लीडर एक दूसरे पर जबानी हमले से नहीं चूक रहा है। ईद के मौके पर ममता ने शायराना अंदाज में मरकजी सरकार पर तंज कसा। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ममता ने शेर पढ़कर मोदी सरकार पर तंज किया कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बीजेपी के जय श्री राम के नारे को सियासी बताने वाली ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर बीजेपी को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया और शायराना अंदाज में बीजेपी पर हमला किया। आम इंतखाबात का सबसे ज्यादा असर मगरबी बंगाल में देखने को मिला। पूरे 7 मरहलों में हुए इंतखाबात में मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा तशद्दुद हुआ। इंतखाबात के दौरान टीएमसी और बीजेपी के दरमियान जबानी जंग जारी रही, लेकिन अब इंतखाबात के बाद भी ये जंग थमी नहीं है। टीएमसी और बीजेपी के वर्करों के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। ममता बनर्जी और बीजेपी का कोई भी लीडर एक दूसरे पर जबानी हमले से नहीं चूक रहा है। ईद के मौके पर ममता ने शायराना अंदाज में मरकजी सरकार पर तंज कसा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई, त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इसको रक्षा हम लोग करेंगे, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये तो हमारा स्लोगन है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कभी कभी एक दफे बहुत जोर से तेज आता है सूरज का, लेकिन बाद में चला भी जाता है। डरो मत,
जैसा जल्दी कैप्चर किया है ईवीएम को उतना जल्दी चला जाएगा, इतना डरने का बात नहीं है। बंगाल में आम इंतखाबात के दौरान उठे जय श्री राम के तनाजे के बाद से ही टीएमसी और बीजेपी के दरमियान तनाव है। बीजेपी के जय श्री राम के नारे को सियासत बताने वाली ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर बीजेपी को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया। सवाल ये उठता है कि ममता के इन तेवरों को कैसे देखा जाए। इसे लोकसभा इंतखाबात की चोट का दर्द कहा जाए या फिर इसे आने वाले असेंबली चुनाव की बिजती मिसाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लोकसभा इंतखाब खत्म होने के बाद अब अक़लियती इदारों की तश्कील का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। मुहिबान उर्दू ने उर्दू अकेडमी और गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की फौरी तश्कील का मुतालबा किया है। बिहार उर्दू अकेडमी की तहलील होने के सबब रियासत में उर्दू का तरक्याती काम पूरी तरह से बंद है। लोकसभा इंतखाब से कबल हुकूमत ने कई इदारों की तश्कील की थी, ताहम उर्दू अकेडमी को नजरअंदाज कर दिया गया था। अपोजिशन ने इस मामले पर नीतीश हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। हुकूमत नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से उर्दू का डेवलपमेंट हो। उर्दू एकेडमी से माहौल बनता है उर्दू का, और उर्दू एकेडमी इतने दिनों से नहीं सेक्रेटरी है, ये अफसोसनाक है। हम चाहते हैं कि ईटीवी उर्दू के माध्यम से हमने कहना चाहते हैं वज़ीर आला से कि आखिर ये चीज़ कब बहाल करें, क्या क्राइटेरिया है उनका। इसलिए जल्द से जल्द वो उर्दू एकेडमी में सेक्रेटरी बहाल करें ताकि उर्दू एकेडमी अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सके। दूसरी जानिब महकमे अक़लियती उमूर ने दावा किया है कि हुकूमत अक़लियतों के फलाह के ताल्लुक से संजीदा है। वज़ीर अक़लियती फलाह खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद का कहना है कि उर्दू एकेडमी की तश्कील का मरहला जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 27 तारीख को तो ये आचार संहिता समाप्त हुआ है। मैं समझता हूँ कि अब जो है सारे जो भी आयोगों का या उर्दू एकेडमी जो भी है, ये सारे जो है अब उसके पूरा कर लिया जाएगा। वो गठन जो नहीं हुआ है और इस पर सरकार गंभीर रूप से तवज्जो देकर इसको फौरन इसको गठन करेगी। वाज़ेह है कि उर्दू एकेडमी को सालाना 2.5 करोड़ रुपए का ग्रांट मिलता है, ताहम एकेडमी की तहलील होने की वजह से ये रकम खर्च नहीं हो पा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मुहज़्ज़ब दुनिया में मजहब और मजहबी ज़बान के नाम पर तफरीक़ा एक आम बात है, लेकिन मध्य प्रदेश के कदीम तारीखी शहर बुरहानपुर में एक ऐसी इबादतगाह है जहां पर तहजीबों का संगम होता है। अहद फारूकी में तामीर की गई बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद की तारीखी को ज़बान अरबी के साथ संस्कृत ज़बान में लिखकर मुसलमान बादशाहों ने अपनी कुशादा अदली और मुश्तरका तहजीब के फ़रोग का जो नमूना पेश किया है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। पेश बुरहानपुर से हमारे नुमाइंदे की खास रिपोर्ट। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक कदीम तारीखी शहर है। इस शहर ने 225 साल तक शाह फारूकी के जाहो जलाल, 120 साल तक मुगल बादशाहों के जलवा आराइयाँ, इसके बाद आसिफ जाही, मराठा और अंग्रेजी हुकूमत के नशीब फराज को देखा है। बुरहानपुर को मुश्तरका तहजीब का शहर भी कहा जाता है। दुनिया की जब से नशोनुमा हुई, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग कौमी यकजहती की बातें तो करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी मजहब के मानने वालों ने अपनी इबादतगाह में अपनी मजहबी ज़बान के अलावा दूसरे मजहब की मजहबी ज़बान को अपनी इबादतगाह में दाखिल नहीं होने दिया। बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद इन मानों में दुनिया के तमाम मजहबी इबादतगाहों से मुख्तलिफ है। यहाँ के बादशाहों ने अपनी कुशादा दिली का जो सबूत पेश किया वो बेमिसल है। तारीखी जामा मस्जिद की बुनियाद फारूकी बादशाह आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी के अहद में रखी गई थी। मस्जिद को संगे खारा से तामीर किया गया। संगे खारा को हार्ड आयरन स्टील भी कहा जाता है और इस पर संग तराशी को नामुमकिन कहा जाता है, लेकिन उस अहद के फनकारों ने इस पत्थर पर इस खूबी से संग तराशे हैं कि देखने वाले अश अश कर उठे। दरियाई ताप्ती के किनारे बसा तारीखी शहर बुरहानपुर, और बुरहानपुर की शाही जामा मस्जिद आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी ने 1590 ईस्वी 997 हिजरी में तामीर करवाया। इसमें तामीर शुदा पत्थर जो है, पत्थर की जितनी क्वालिटीज होती है सब में हार्ड स्टेनलेस स्टील टाइप संग खारा ब्लैक आयरन स्टोन से कहते हैं। इसकी बहुत सी खुसूसियात हैं, जिसमें एक खुसूसी है कि इसके मेहराबों को इस तरीके से ढाला गया है कि सीलिंग साथ में बन गई है, बिना सीलिंग की मस्जिद ही कहलाती है। और इसमें जो नक्शो निगार लिए गए वो इतने हार्ड पत्थर पे, जो लकड़ी पे बनाना मुश्किल है, जो इतने हार्ड पत्थर पे बनाए गए हैं। बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद बहुत सी खूबियों के मालिक है। मस्जिद में इको साउंड का इस्तेमाल किया गया है और आज भी बगैर किसी लाउड स्पीकर के इमाम की आवाज आप मस्जिद के किसी भी गोशे से सुन सकते हैं। मस्जिद के अंदर 15 मेहराब है और हर मेहराब की डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है।
इस मस्जिद को बगैर छत की मस्जिद भी कहा जा सकता है। मस्जिद के सुतूनों को इस तरह से लगाया गया है कि आपस में इस तरह से मिल गए हैं कि अलग से छत की जरूरत ही महसूस नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस मस्जिद की तारीख को अरबी जबान के साथ संस्कृत जबान में लिखकर फारूकी बादशाहों ने हिंदू मुस्लिम यकजहती का सबूत दिया है। है कि इसकी हिस्ट्री जो है 2 लैंग्वेज में लिखी गई है, अरबिक और संस्कृत। संस्कृत आमतौर पर हिंदुओं की एक धार्मिक जबान है, उसको अपनी इबादतगाह में जगह देकर मुस्लिम शहंशाहों ने अपनी कुशादा देने का सबूत पेश किया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक नमूना है। भाईजान शायद ऐतिहासिक जिला पर्यटन नगरी बुरहानपुर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसा शहर है, निश्चित तौर पर यहाँ की हिंदू और मुस्लिम की जो मोहब्बत है वो एक तारीफ काबिल है और इसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। उसका कारण है हिंदुओं का दीपावली हो या होली हो, मुसलमान भाइयों का ईद हो या मुहर्रम हो या कोई भी त्यौहार हो, इस मेल भाव इतने आपसी सामंजस्य से मिल बैठकर मनाया जाता है, इसके जैसा प्रत्यक्ष उदाहरण और दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। मस्जिद में लगने वाले पत्थर को मांडो से लाया गया था। ये पत्थर बुरहानपुर में नहीं पाए जाते। बुरहानपुर की इस जामा मस्जिद का काम जारी ही था कि जलालुद्दीन अकबर ने 1601 में बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया। अगर ये मस्जिद अपने नक्शे पर मुकम्मल हो गई होती तो उसकी खूबसूरती कुछ और होती। मस्जिद में सैकड़ों साल कदीम जैतून की लकड़ी से बनी हुई 1000 दानों की तस्बीह भी है। इस तस्बीह का इस्तेमाल इज्तिमाई तौर पर पढ़ी जाने वाली तस्बीह के लिए किया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बुरहानपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही शोपियां में भी बच्चे ईद के दूसरे रोज भी खुशियां मनाने में काफी मसरूफ देखे गए। रंगीन कपड़ों में मलबूस ये बच्चे ईदी लेकर बाजारों की रौनक बन रहे हैं। बच्चे ईद के मौके पर बाजारों के अलावा पार्कों में भी उछल कूद करते देखे गए। कस्बे शोपियां में पब्लिक पार्कों की कमी के बायस अब बच्चे मुख्तलिफ बाजारों में ईद की खुशी मना रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।